सब्जियों की किसी भी तरह की फसलें हो, जब अच्छी खासी ग्रोथ में होती है तो वहां पर उनमें जो है फल और फूल जो है वो ठीक से देखने को हमें नहीं मिलते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की फसल में फल और फूलों की अवस्था में होने वाले सबसे जरूरी फर्टिलाइजेशन और स्प्रे के बारे में। भाई अगर आपको तरबूज की फसल से शानदार उत्पादन लेना है तो ये स्प्रे और फर्टिलाइजेशन आपको फूल की अवस्था में अवश्य निकाल देना होता है, क्योंकि इस समय पर हमारे अधिकतर किसान भाइयों की जो तरबूज की फसलें हैं वो फल और फूलों की अवस्था में है और ज्यादातर किसान भाइयों की फसलें जो है फ्रूटिंग अवस्था में आ भी चुकी हैं, यानी फल बनने शुरू भी उनमें हो चुके हैं। और इस समय पर यह समस्या सबसे ज्यादा होती है कि जब तरबूज की फसल फूलों की अवस्था में आती है तो उसमें क्या होता है, या तो फूल जो है वो ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, यानी फूल जो है वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक से उनमें फ्रूट सेट नहीं हो पाता है। और कई बार क्या देखा जाता है कि फ्रूट सेट होने के बाद में आपका जो फल है वो भी ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे फल जो होते हैं वो जैसे ही सेट होते हैं उसके बाद में झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा तब होता है, या तो वैसे तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। फूल या फल अगर आपकी फसल में ड्रॉप होते हैं तो इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं। कारणों की हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, उसका अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा और कल उसका जो वीडियो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। लेकिन कुछ खाद उर्वरक और पोषक तत्वों की कमी की वजह से अगर फूल और फल ड्रॉप हो रहे हैं आपके, तो आज के वीडियो देखने के बाद में ये समस्या आपकी तरबूज की फसल से बिल्कुल भी नहीं रहने वाली, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे खाद उर्वरक और पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दूंगा कि अगर आपकी तरबूज की फसल में ये समस्या आपको देखने को मिल रही है तो फल और फूलों के ड्रॉप होने की जो समस्या है वो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे ही आपकी तरबूज की फसल फूलों की अवस्था में आती है उस समय पर सबसे जरूरी फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है। तो भाई जिन किसान भाइयों ने अभी तक ये फर्टिलाइजेशन नहीं किया है तो जल्दी करके निकाल दें। जैसे ही आपकी तरबूज की फसल फूलों की अवस्था में आती है उस समय पर सबसे जरूरी फर्टिलाइजेशन होता है एनपीके 1261 का। ये फर्टिलाइजेशन अगर आपकी तरबूज की फसल में आप नहीं निकालते हैं, फूल शुरू होने से पहले अगर ये मतलब फर्टिलाइजेशन आप नहीं करते हैं, तो आपकी तरबूज की फसल में फास्फोरस की कमी अगर होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि फूल जो होंगे वो आपको फूलों की संख्या में भी आपको कमी देखने को मिलेगी और उसके बाद में जैसे ही फूल निकलेंगे उनमें फ्रूट भी ठीक से सेट नहीं हो पाएगा। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि फल बनने के बाद में वो झड़ने भी शुरू हो जाते हैं। जितनी फ्रूटिंग हमें मिलनी चाहिए प्लांट से उतनी फ्रूटिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि एनपीके 1261 में 12% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है और 61% इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा होती है, जिससे आपके तरबूज की फसल में जड़ों का विकास काफी अच्छे तरीके से होने लगता है। और जो फास्फोरस की कमी की वजह से फल और फूल ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं वो समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलती है। ये तो हो गई खाद उर्वरकों की बात। और अगर एनपीके 1261 का डोज भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि काफी नए किसान भाई भी हैं, उनको शायद आइडिया नहीं होगा। तो भाई एनपीके 1261 का आप फर्टिलाइजेशन कर रहे हो तो 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका फर्टिलाइजेशन करना है। और अगर आप इसका फर्टिलाइजेशन 2 बार में करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर 2 बार आपको तभी करना है, मतलब दोबारा आपको तभी करना है जब फ्रूटिंग शुरू होने से पहले, अगर आप यानी फ्लोरिंग शुरू होने से पहले अगर आप एनपीके 1261 का फर्टिलाइजेशन कर देते हैं तब तो मतलब आपको थोड़ा समय मिल जाता है दूसरा फर्टिलाइजेशन करने के लिए। जैसे आपकी तरबूज की फसल अभी फ्लोरिंग अवस्था में आने वाली है, उससे 8-10 दिन पहले अगर आपने एनपीके 1261 का फर्टिलाइजेशन कर दिया तो दूसरा फर्टिलाइजेशन आप जो है एनपीके 1261 का ले सकते हैं जब आपकी तरबूज की फसल में फूल बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने फूल बनने के दौरान फर्टिलाइजेशन कर रहे हो, पहला फर्टिलाइजेशन कर रहे हो, तो उसके बाद में आपको एनपीके 05234 ले लेना है। इसका फर्टिलाइजेशन उसके बाद नहीं करना है। तो ये तो हो गई इसके खुराक की बात। और अगर आप ये खाद अगर स्प्रे से दे रहे हैं तो इसका डोज रखना है 80 से लेकर 100 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। और अब बात करेंगे सबसे जरूरी स्प्रे के बारे में। जब आपकी तरबूज की फसल फ्लोरिंग अवस्था में आती है तो यहाँ पर आपको एक स्प्रे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्प्रे अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो फूल ड्रॉप होने की जो समस्या है वो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। नेचुरली जितनी फ्रूटिंग आनी चाहिए या जितनी फ्लोरिंग होनी चाहिए उतनी फ्लोरिंग आपको देखने को मिलेगी और उसके बाद में उत्पादन भी आपको तरबूज की फसल से काफी शानदार मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पर आपको लेना है पावर ग्रो कंपनी का स्टेलर आता है,
उसका आपको यहाँ पर स्प्रे लेना है। पावर ग्रो कंपनी का स्टेलर ले सकते हैं आप, और चाहे तो आप सुमिटोमो कंपनी की हुसी आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्टेलर नहीं मिलता तो हुसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में सेम कंटेंट है, जो भी आपको अपने एरिया में मिल जाता है उसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दोनों के अंदर जिब्रेलिक एसिड 0.001% होता है, जो आपकी तरबूज और बाकी सब्जियों में भी फल और फूलों की अवस्था में सबसे ज्यादा असरदार है और सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं निकालते हैं तो 99% चांस है कि आपको अपनी तरबूज की फसल में फल और फूल ड्रॉप होने की जो समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो ये स्प्रे निकालने के बाद में आपकी तरबूज की फसल में फल और फूल ड्रॉप होने की समस्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। काफी शानदार रिजल्ट इसके आपको मिल जाएंगे। और इसका जो डोज रखना होता है वो आपको 25 से लेकर 30 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से इसका डोज रखना है। और ये आपको अपनी तरबूज की फसल में कब निकालना है? फ्लोरिंग अवस्था के दौरान निकालना है। ये आपको मतलब ऐसा नहीं कि NPK 1261 का जैसे आप फ्लोरिंग से पहले थोड़ा फर्टिगेशन कर सकते हैं, तो इसका स्प्रे आपको पहले नहीं करना है। जब आपकी तरबूज की फसल फ्लोरिंग अवस्था में आ जाती है, यानी कि आपको ऐसा लगे कि पूरी फसल में फ्लोरिंग शुरू हो चुकी है, उस दौरान इसका स्प्रे आपको करना है। और दूसरा, काफी किसान भाई क्या करते हैं, मतलब रिपीट स्प्रे इसका पूछते रहते हैं कि भाई दोबारा इसका कब करना है या कितनी बार देना है, फसल में इसकी आवश्यकता कितनी बार होती है। तो भाई फसल में आपको केवल एक बार ही इसका स्प्रे करना है, दोबारा इसका स्प्रे आपको नहीं करना है। एक बार अगर स्प्रे कर देंगे तो एक बार में आपको काफी शानदार इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। और 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसका डोज रखना है। NPK 1261 का फर्टिगेशन करें पहले तो, और उसके बाद में उसके 5 या 6 दिन बाद में आप जैसे फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाए या फिर फ्लोरिंग स्टेज शुरू होने के बाद में अगर आपने NPK 1261 दिया है तो उसके 2 या 3 दिन बाद में आप इसका जिब्रेलिक एसिड 0.001% का आप जो है स्प्रे आराम से निकाल सकते हैं। तो जिब्रेलिक एसिड के बारे में आपको मैं यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपको जानना, मतलब इसके लिए काफी जरूरी है। क्योंकि जिब्रेलिक एसिड आपकी तरबूज की फसल हो या किसी भी तरह की सब्जियों की फसल हो, क्या काम करता है, जैसे ही आप इसका स्प्रे निकालते हैं तो एक बार आपके प्लांट में वो वृद्धि अवरोधक का काम भी करता है। थोड़ा सा मतलब प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको थोड़ा सा वो रोक देता है, वृद्धि को रोक देता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि आपकी तरबूज की फसल में जब फ्लोरिंग अच्छी तरह से शुरू हो जाए उस दौरान इसका स्प्रे निकालना होता है। ऐसा नहीं कि फ्लोरिंग शुरू होने से पहले अगर आप इसका स्प्रे निकाल देंगे तो आपके प्लांट की जो वृद्धि है वो थोड़ी सी कम हो जाती है उस समय, और उसके बाद में आपका जो प्लांट है फूलों की स्टेज तक आने में हो सकता है 2-3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। तो ये थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, जो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी ली है उसके बिहेव पे मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप क्या होता है कि जब आपकी फूलों की अवस्था में फसल आ जाती है और उस समय अगर आप जिब्रेलिक एसिड 0.001% का स्प्रे निकालते हैं तो ये एक वृद्धि अवरोधक का काम करता है। मतलब प्लांट की जो ग्रोथ होती है उस पर थोड़ा सा ये ब्रेक लगा देता है, और जैसे ही प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी रुकती है तो वहां पर आपके जो फूल होते हैं उनकी संख्या आपको अच्छी देखने को मिलती है। और कई बार क्या होता है, फूल जो ड्रॉप होने लग जाते हैं वो अच्छी बढ़वार के दौरान होता है ऐसा, तो फूल ड्रॉप होने लगते हैं तो वो समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि उस समय प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी रुक जाती है। क्योंकि दोस्तों ये आपने भी कई बार देखा होगा कि जो प्लांट, चाहे वो पेड़ हो या पौधा हो, किसी भी तरह का फलदार पौधा हो या फिर आपकी सब्जियों की किसी भी तरह की फसलें हो, जब अच्छी खासी ग्रोथ में होती है या हम कुछ ऐसे खाद्य उर्वरक उसमें डाल देते हैं फूलों की अवस्था में, तो वो अपनी ग्रोथ इतनी तेज कर लेता है तो वहां पर उनमें जो है फल और फूल जो है वो ठीक से देखने को हमें नहीं मिलते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है कि जो हमारे फलदार पौधे होते हैं या जिनमें फ्रूटिंग वगैरह आती है, ऐसे जो प्लांट होते हैं उनकी सिंचाई पे उस समय पर हम थोड़ा सा ब्रेक लगा देते हैं तो उस समय हमें फ्लोरिंग ज्यादा देखने को मिलती है और फ्रूटिंग भी ज्यादा देखने को मिलती है। तो जिब्रेलिक एसिड भी इसमें ऐसा ही काम करता है, थोड़ा सा आपके प्लांट की वृद्धि अवरोधक का काम करता है। उस समय क्या होता है कि आपके प्लांट में जो है फल और फूलों की संख्या में आपको काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारियां आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।